गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स के बारे में जाना था कि कोई दो कॉमन टेंजेंट अगर एक दूसरे को टच कर रहा हो तो इन दिस केस उन दोनों सर्कल के बीच जो कॉमन टेंजेंट होंगे वो कैसा होगा, उसका इक्वेशन कैसा होगा, उसका प्रॉपर्टीज कैसा होगा, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था। एंड हम लोगों ने बोला था कि और दो टाइप्स है जिसमें कोई एक सर्कल और कोई दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा हो, मतलब एक सर्कल के अंदर कोई और एक सर्कल हो, तो उस केस में टेंजेंट का इक्वेशन कैसा रहेगा, या कोई दो सर्कल एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करे तब टेंजेंट का इक्वेशन कैसा होगा, प्रॉपर्टीज कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज वही दो सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो फोर्थ केस इज वन सर्कल कंटेन अदर वन, मतलब कोई एक सर्कल अगर दूसरा कोई एक और सर्कल के अंदर सिचुएटेड हो तो उस केस में क्या होगा। इसके लिए पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ ऐसा है और यहाँ पर एक बिगर सर्कल ऐसा है, उसके अंदर एक स्मॉलर सर्कल ऐसा दिया गया है। अब बिगर सर्कल के सेंटर से इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 एंड स्मॉलर सर्कल के सेंटर से इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R2, और बिगर सर्कल का जो सेंटर है इसे C1 ले लेते हैं एंड स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है इसे C2 ले लेते हैं। तो अब अगर हम लोग R1 माइनस R2 यहाँ से करें तो हम लोग जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा इसे हम अगर पिक्चर से देखें तो यहाँ से ये तक और यहाँ से ये तक R1 माइनस R2 करने से ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं ब्लैक शेडेड रीजन। अब C1 C2 का लेंथ कितना है, इतना पोर्शन है C1 C2 का लेंथ, लेकिन R1 माइनस R2 का लेंथ वो ये शेडेड रीजन प्लस ये शेडेड रीजन, मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि C1 C2 का जो लेंथ आएगा वो मस्ट बी लेस देन R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब ये जो सर्कल है, बिगर सर्कल को हम लोगों ने S1 चूज किया जिसके लिए रेडियस को हम लोगों ने R1 एंड सेंटर को C1 लिया, एंड जो स्मॉलर सर्कल है इसे हम लोगों ने S2 चूज किया था जिसके लिए रेडियस जो है वो भी R2 आया और सेंटर जो है वो भी C2 आया। अब मान लीजिए इस S1 के जगह बिगर सर्कल का इक्वेशन अगर S2 हम लोग ले लेते और स्मॉलर सर्कल के जो इक्वेशन है उसे हम लोग S1 ले लेते तो R1 R2 भी चेंज हो जाता एंड सेंटर का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता। तो ऐसे केस में हम लोग C1 C2 को लिखते R2 माइनस R1, क्योंकि तब R2 का लेंथ बिगर हो जाता एंड R1 का लेंथ स्मॉलर हो जाता। तो इन दोनों को अगर हम लोग एक इक्वेशन में कॉम्बाइन करके लिखे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C1 C2 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। यही हो जाएगा एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के अंदर सिचुएटेड हो या कोई बिगर सर्कल और कोई स्मॉलर सर्कल को कंटेन करे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इन दोनों सर्कल में कोई भी टेंजेंट कॉमन नहीं है जो इस सर्कल को भी टच करे और इस सर्कल को भी टच करे, ऐसा कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नो कॉमन टेंजेंट पासेस थ्रू द बाउंड्री पॉइंट ऑफ टू सर्कल्स साइमल्टेनियसली। तो ये हो गया केस 4। अब केस 5 में हम लोग देखेंगे जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो अब हम लोग केस 5 की बात करेंगे। ये लास्ट केस है व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इन केस में कॉमन टेंजेंट कैसे क्रिएट होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो इसके लिए पहले इसको चूज कर लेते हैं सर्कल 1 जिसका इक्वेशन S1 हम लोग दे देते हैं और इसको S2 इक्वल्स टू 0 ऐसा चूज कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को P एंड Q एंड इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को टेंजेंट का P डैश एंड Q डैश मान लेते हैं। बिगर सर्कल जो है उसका जो सेंटर है उसे C1 एंड दूसरे वाले सर्कल के सेंटर को हम लोग C2 ले लेते हैं और मान लेते हैं जो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो R1 एंड छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो R2 हो जाएगा। अब इन दोनों सर्कल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे हम लोग एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इस कॉर्ड का जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग जानते हैं कि कोई दो सर्कल अगर कोई दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो कॉर्ड गुजरता है उसका इक्वेशन उन दोनों सर्कल का इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट
इंटरसेक्ट कर दे तो जो कॉमन इक्वेशन आएगा वही हो जाता है। अब यहाँ पर C1P जैसे सर्कल का रेडियस है, यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट हम लोग E ले ले तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि C1P इक्वल्स टू C1E इक्वल्स टू R1। ये सब बिगर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। इन द सेम वे C2Q है छोटे सर्कल का रेडियस, तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम F ले ले तो C2Q इक्वल्स टू C2F, ये भी R2 बन जाएगा। तो अब यहाँ से R1 माइनस R2 क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं। R1 माइनस R2 अगर करे मतलब ये टोटल पोर्शन हो गया R1 और ये पोर्शन हो गया R2। तो इस R1 से R2 को अगर हम माइनस करें तो ओनली रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लू शेडेड रीजन। अब आप लोग देखिए ये जो C1 C2 है ये पूरा पोर्शन ये मस्ट भी R1 माइनस R2 से बड़ा है। मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो C1 C2 का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि C1 C2 का वैल्यू R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाए तब ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल के भीतर चला जाता है और बड़े सर्कल को बाउंड्री पॉइंट में टच करता है। लेकिन इस केस में एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन नहीं करता। मतलब C1 C2 का टोटल जो लेंथ होगा वो R1 माइनस R2 से मस्ट भी बड़ा होना चाहिए, और ये हम लोगों ने डायग्राम से भी देखा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि C1 C2 ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। अब दूसरी तरफ C1 C2 का जो लेंथ आएगा ये मस्ट भी R1 प्लस R2 से छोटा आएगा, क्योंकि C1 C2 आप लोग यहाँ से देख सकते हैं केस 2 में C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के समान आ जाए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है तो ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली, और केस 5 में ये दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना कि ओनली टच करते हैं। अगर टच करते तो यहाँ से C1 C2 का जो लेंथ होता वो R1 एंड प्लस R2 के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर R1 एंड R2 का कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन पोर्शन है मतलब केस 5 में। तो जब हम लोग ये C1 C2 का लेंथ निकालेंगे तो ये कॉमन पोर्शन एक बार एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए ये C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से केस 5 में छोटा चला आएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लोग लिखें तो बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ टू सर्कल एंड देयर रेडियस के बीच एक रिलेशन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दो सर्कल का जो रेडियस है ये डिफरेंट है। अगर ये दोनों सर्कल का रेडियस सेम आ जाए तो ये दोनों सर्कल का जो एरिया है वो भी सेम आ जाएगा। मतलब ये जो रेडियस होगा R1 एंड R2 सेम आ जाएगा। तो ऐसे केस में कोई कॉमन टेंजेंट यहाँ से नहीं आएगा, नो कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब यहाँ से इस कॉमन कॉर्ड को अगर हम AB नाम दे दे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ AB जो कॉमन कोड होगा वो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब PQ का लेंथ क्या होगा? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे तो PQ का लेंथ क्या आया था? C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब भी PQ का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही चला आएगा। मतलब यहाँ से ऐसे हम लोग एक लाइन सेगमेंट ले ले C1 C2 के पैरेलल एंड इक्वल करके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और इसे कोई एक नाम U दे देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं C1 C2 Q एंड U एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने QU को पैरेलल लिया था C1 C2 का एंड QU इक्वल था C1 C2 का। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट लाइन अगर पैरेलल एंड इक्वल हो तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। अब ये जो C1P सर्कल का रेडियस है ये सर्कल के टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री चला आएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल PUQ से हम लोग लिख सकते हैं QU इसका स्क्वायर इक्वल्स टू PU स्क्वायर प्लस PQ इसका स्क्वायर। अब PU को लिख सकते हैं C1P माइनस C1U इसका होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर को अल्टीमेटली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो QU
आया, इसे हम लोग C1C2 लिख सकते हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। C1C2 इसका होल स्क्वायर माइनस C1P की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं R1 बिगर सर्कल का रेडियस माइनस C1U की जगह हम लोग लिख सकते हैं R2 मतलब छोटे सर्कल का रेडियस, क्योंकि यहाँ पर जो C1U है वो C1Q के साथ पैरेलल एंड इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं R2 और इसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली PQ स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं C1C2 इसका होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। PQ स्क्वायर जो आएगा P डैश Q डैश इसका स्क्वायर भी सेम ही आएगा। तो ऐसे हम अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वहां से हम लोग उस कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ है उसे निकाल सकते हैं। अब हम एंगल बिटवीन टू सर्कल निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब दो सर्कल अगर एक दूसरे को कोई दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उन दोनों पॉइंट में क्या एंगल क्रिएट होगा। एक्चुअली अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को कोई दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम लोग एंगल बिटवीन टू सर्कल बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए और इसे एक को T और इसको M और दूसरे वाले को T डैश एंड यहाँ पर L ऐसे दे देते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग A डैश ऐसे नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं इस बिगर सर्कल का जो रेडियस है और जो टेंजेंट है इसके बीच यहाँ पर अल्फा एंगल क्रिएट होता है। सिमिलरली इसके बीच यहाँ पर बीटा एंगल क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पर TM एंड T डैश L के बीच जो एंगल क्रिएट होगा उसी को ही हम एंगल बिटवीन टू सर्कल बोलेंगे। तो मान लेते हैं LA डैश M इस एंगल का वैल्यू है थीटा। मतलब हम लोगों को इसी को ही प्रूफ करना है ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि C1A डैश जो है वो बिगर सर्कल का रेडियस और बिगर सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है TM उसके साथ ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंगल TA डैश L जो होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और इस एंगल को हम लोगों ने थीटा चूज किया था तो ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब C1A डैश M ऑल्सो 90 डिग्री सिंस TM लीनियर पेयर। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो LA डैश M है ये थीटा है और गौर से देखिएगा C1A डैश M जो है ये है 90 डिग्री। देयरफॉर C1A डैश L जो होगा मतलब ये छोटा वाला एंगल ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और इसी को ही हम लोगों ने अल्फा बोला। इन द सेम वे एंगल C2A डैश M जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा जिसे हम लोग बीटा बोलते हैं। अब इस एंगल C1A डैश C2 को कंसीडर करें एंगल C1A डैश C2 तो ये तीनों एंगल को मिलाकर बनाया गया है C1A डैश L प्लस LA डैश M प्लस C2A डैश M। तो C1A डैश L का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा, LA डैश M का वैल्यू है थीटा जिसे हम लोगों ने चूज किया था और C2A डैश M एंगल का वैल्यू है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये थीटा एंड माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये पूरे C1A डैश C2 का वैल्यू। अब इसको सेपरेट करके हम लोग ड्रॉ करें C1A डैश C2 जिसका C1A डैश है R1, C2A डैश है R2 और C1C2 तो नीचे है ही और ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब कोई एक ट्रायंगल का तीन साइड अगर हम लोग जाने तो एक एंगल अगर दिया गया हो तो जो इंटरसेक्टिंग एंगल दिया गया है उन दोनों साइड को हम लोग ऐसे कंसीडर कर ले तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू C1A इसका होल स्क्वायर प्लस C2A इसका होल स्क्वायर माइनस C1C2 इस पूरे का स्क्वायर इसके नीचे 2 इंटू C1A इंटू C2A। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos थीटा और माइनस साइड चेंज होकर अगर यहाँ से चला है तो यहाँ से लिख सकते हैं C1C2 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस C1A इसका स्क्वायर प्लस C2A इसका स्क्वायर बाय 2 इंटू C1A इंटू C2A। मतलब अल्टीमेटली यहाँ से हो जाएगा cos थीटा जिसको हम लोगों ने इस LA डैश M मतलब दो टेंजेंट के बीच जो एंगल है उसको चूज किया था, ये हो जाएगा C1C2 इसका होल स्क्वायर माइनस C1A था R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बाय 2 R1 R2। ऐसे हम लोग कोई दो इंटरसेक्टिंग सर्कल के बीच जो एंगल है उसे निकाल सकते हैं। इन द सेम वे इस एंगल को भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो
कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल के ऊपर ये जो 5 सिचुएशन है, इस 5 सिचुएशन को हम लोगों ने डिटेल में पूरी तरह से डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये पूरा थ्योरी जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लास्ट 2 सिचुएशन के बारे में हम लोगों ने बात की, उसके ऊपर हम लोग 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग रेडिकल एक्सिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।